नमस्कार दोस्तों, 27 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक रिपोर्ट यहाँ पब्लिश की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करवाई जिसको सूत्र मॉडल के थ्रू कंडक्ट किया गया। सूत्र मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? सक्सेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड जिसमें पॉजिटिव है, एंड रिमूव्ड अप्रोच। एक्चुअली में हो ये रहा है कि जो सेकंड कोविड-19 की वेव आई है भाई, दिन ब दिन इन्फेक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले 1 लाख क्रॉस हुए, 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। तो ये नंबर कहाँ थमेगा? तो बेसिकली दो नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक तो दिन में जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, दूसरा नंबर ऑफ डेली एक्टिव इन्फेक्शंस। अभी नंबर ऑफ डेली एक्टिव इन्फेक्शंस का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, दिन में केसेस एक्टिव आ रहे हैं कोरोना वायरस के, तो वो तो एक्टिव में आ गए, लेकिन एट द सेम टाइम उसी दिन जो पहले कोरोना से इन्फेक्ट हुए पर्सन है वो ठीक भी हो रहे होंगे। तो जो पर्सन ठीक हो गया वो एक्टिव लिस्ट से बाहर निकल गया। ठीक हो गया मतलब उसका कोरोना टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट निगेटिव आया, मतलब उसकी बॉडी ने कोरोना को हरा दिया। हम नेचुरल इम्यूनिटी से हराया, वैक्सीनेशन से हराया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली डेली बेसिस पे लोग इन्फेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। तो एक दिन पे नंबर ऑफ एक्टिव इन्फेक्शंस, मतलब उस समय पे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ लोग ऐसे कितने जिनको कोरोना है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो कोरोना की पीकिंग हो गया, आप बोलोगे कोरोना की पीकिंग क्या होती है, तो भाई ये केसेस ऊपर उठे ऊपर उठे ऊपर उठे, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद केसेस बढ़ना शुरू नहीं होते, कम होना शुरू होते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोरोना पीक कर गया तो उसके बाद इन्फेक्शन नहीं आएंगे, उसके बाद भी इन्फेक्शन आएंगे, बट इन्फेक्शन के आने का जो रेट है, जो बढ़ने का रेट है, वो कम होने लगेगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये पीक करेगा, नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस पीक करेंगे 4 मई से लेकर 8 मई के बीच में, और ये डेली नंबर्स 4.4 लाख प्रतिदिन भी जा सकते हैं। यानी इंडिया में एक दिन के 4.4 लाख केसेस कोरोना के जा सकते हैं 4 से 8 मई में। और एट द सेम टाइम जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव इन्फेक्शंस इंडिया के, वो 14 मई से लेकर 18 मई में पीक करेंगे, और 38 से लेकर 48 लाख, 38 से 48 यानी 38 लाख से लेकर 48 लाख तक के एक समय पे मैक्सिमम एक्टिव इन्फेक्शंस हो सकते हैं इंडिया में कोरोना के। और ये जो डेट यहाँ पे प्रिडिक्ट की जा रही है इसके लिए, वो है 14 मई से 18 मई। और नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस के पीक करने की डेट यहाँ पे क्या जा रही है, तो 4 मई से 8 मई में होंगे, और दिन के 4.4 लाख केसेस। ये किसने बोला है? तो आईआईटी साइंटिस्ट द्वारा निकाले गए एक मैथमेटिकल मॉडल ने बोला है। क्या नाम है इस मॉडल का? सूत्र मॉडल। इंडिया के मंडे का जो सिंगल डे राइज था केसेस का, वो था 3,53,991, 3,52,991, 3.52 लाख कोविड-19 के इन्फेक्शन, जिसमें मौतें हुई हैं 2,812। और अभी के लिए इंडिया में मंडे को एक्टिव केसेस कितने थे? 28,13,658। तो जो डेली इन्फेक्शन हैं जैसे कि 3.52 लाख, ये भी बढ़ रहे हैं, और जो एक्टिव इन्फेक्शन है ये भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो अभी के 28 लाख एक्टिव इन्फेक्शन हैं, ये 14 मई से लेकर 18 मई में मैक्सिमाइज होंगे, और मैक्सिमम जाएंगे 38 से 48 लाख। और जो डेली के 3.52 लाख इन्फेक्शन आ रहे हैं, ये मैक्सिमम होंगे 4 से 8 मई में, और मैक्सिमम जाएंगे कितना? 4.4 लाख। ठीक है, तो ये इसकी पीक टाइमिंग्स है, जो कि अभी सूत्र मॉडल के द्वारा आईआईटी के जो रिसर्चर्स हैं उसने इसको इवॉल्व किया है। आईआईटी के कानपुर के प्रोफेसर ने बोला कि जो सूत्र मॉडल है इसमें 3 मेन पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया गया है। पहला पैरामीटर है बीटा रेट, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट रेट भी बोलते हो। ये रेट क्या बताता है? ये रेट बताता है कि एक पर्सन जो कि इन्फेक्ट हो गया कोरोना वायरस से, वो और कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा प्रतिदिन, और इसको बोला जाता है आर नॉट वैल्यू, which is the number of people an infected person spreads the virus to over the course of their infection। यानी बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, वो अपने कोर्स ऑफ इन्फेक्शन में कितने और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इसमें इन्फेक्शन पर डे के रेट को भी कंसिडर किया जाता है। इसको आर नॉट वैल्यू बोला जाता है, बीटा रेट बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट बोला जाता है। तो एक तो इस पैरामीटर पे काम करता है सूत्र मॉडल। दूसरा पैरामीटर है रीच। रीच मतलब कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सपोजर लेवल ऑफ द पॉपुलेशन टू द पैंडेमिक। तो मतलब कि रीच का मतलब ये हो गया कि भाई किस हद तक हमारे पॉपुलेशन का एक्सपोजर हो गया कोरोना वायरस की तरफ, किस हद तक हम लोग वल्नरेबल हैं कोरोना वायरस की तरफ। और तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है रेशियो ऑफ डिटेक्टेड टू अनडिटेक्टेड केसेस। तो इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर यहाँ पे सूत्र मॉडल को डेवलप करके यह बताया जा रहा है कि भाई केसेस कब मैक्सिमाइज हो सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताब पे, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है,
वीडियोस मिल जाएंगी। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हुई है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। तीसरी चीज़ आती है कि भाई आपकी जो सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री है वो चालू है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चालू है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एनसीईआरटी 6 सेटर्स बना रखी हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी यूजफुल है। कुछ बची हुई हैं जो कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड होती है आपको दिख रही होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं तो प्रोजेक्ट दंतक कंप्लीट 60 ईयर्स इन भूटान। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट डंटक है ये कमोमरेट कर रहा है डायमंड जुबली को भूटान में। अब बेसिकली डायमंड जुबली के ऊपर लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई डायमंड जुबली 60 साल के बाद आती, कुछ लोग बोलते हैं 75 साल के बाद आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस डायमंड जुबली को 75 साल पे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन डायमंड जुबली को 60 साल भी सेलिब्रेट किया जाता है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। एक नॉर्मल जो ह्यूमन, देखिए इंस्टीट्यूशंस के रिस्पेक्ट में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में आप 75 साल के केस में डायमंड जुबली या डायमंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो एक इंडिविजुअल 75 साल तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा ये कह नहीं सकते। तो आपने सुना होगा कि भाई कोई बहुत बूढ़ा कपल है तो वो अपनी डायमंड एनिवर्सरी कह सकते हो कि सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब अपनी 60वीं मैरिज की एनिवर्सरी की वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। तो मान लो उसकी 25 साल पे शादी हुई तो 85 साल तक हो सकता है वो जिंदा रहे, लेकिन 25 साल पे शादी हुई तो 75 साल तक आगे जिंदा रहे। तो 75th एनिवर्सरी को अगर डायमंड एनिवर्सरी मान लिया तो मनाना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे डायमंड बर्थडे बनाना मुश्किल है, आपको गारंटी नहीं है कि 75 साल तक जिंदा रहोगे। 75 साल तो एवरेज लाइफ स्पैन भी नहीं है इंडिया में इस समय पे। इसीलिए भाई डायमंड जुबली का कंसेप्ट है। तो 60 साल किसी चीज़ की बीत गए तो आप डायमंड जुबली। तो उसी प्रकार से जो प्रोजेक्ट दंतक है इसकी भाई यहाँ पे डायमंड जुबली है। हालांकि 75 साल पे भी इसको मना सकते थे। एक्चुअली में इस डायमंड जुबली के मौके पे इंडिया की जो एम्बेसडर हैं भूटान में, श्रीमती रुचिरा कंबोज, इन्होंने एक फ्लोरल रेथ को, मतलब कि एक जो गुलाब का जो गुलदस्ता होता है, उसको दंतक मेमोरियल पे रखा सिमटोखा में। अब ये दंतक प्रोजेक्ट है क्या? दंतक प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया गया था 24 अप्रैल 1961, 24 अप्रैल 1961 को। किसके द्वारा? तो भाई मेजेस्टी द थर्ड किंग जो थे उस समय पे भूटान के, और हमारे प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के द्वारा। इसका काम क्या था? इसका काम था इंस्परिंग कनेक्टिविटी एंड प्रोग्रेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ भूटान। एक्चुअली में भूटान में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बनाना, जैसे रोड्स को बनाना, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाना, जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, इस प्रकार की चीजें दंतक प्रोजेक्ट के थ्रू करी गई हैं। अभी दंतक प्रोजेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, भूटान एक माउंटेनियस कंट्री है, ठीक है ना। पहाड़ों की कंट्री में, पहाड़ों के लैंडस्केप में सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है, और दंतक प्रोजेक्ट के अंदर जो सड़कें बना रही थी वो बहुत मुश्किल थी। उसके चलते आप देखोगे कि जब भूटान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था ना, 1200 दंतक पर्सनल्स की यहाँ जाने गई हैं। हालांकि जो लोग थे ये भाई गरीब लेबर लोगों की यहाँ पे जाने जाती हैं, बट कहीं ना कहीं उन लेबर्स को यहाँ पे याद किया गया है जो 1200 दंतक पर्सनल थे, इन्होंने अपनी जान दी। तो दंतक पर्सनल्स की दंतक प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को सामने लाने के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस प्रकार के इवेंट हुआ। और वैसे भी कंट्रीज के बीच में इस प्रकार के इवेंट अक्सर कर होते रहते हैं। देखते दंतक ने इंपॉर्टेंट क्या प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए। तो सामद्रुप जोंगखार को त्राशीगांग से जोड़ा 1968 में। फोइंट शिलिंग को थिम्पू से जोड़ा, किसने? दंतक ने। जब कभी भी अगर आप भूटान घूमने जाओगे ना, तो जब आप भूटान के लैंड बॉर्डर से अंदर घुसोगे, जैसे भूटान घूमने का तरीका क्या है कि आप बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरो और उससे भूटान से बॉर्डर की तरफ जाओ। तो जब आप भूटान के साइड पे अंदर घुसोगे तो जगह आती है वो फोर्ट शिलिंग है, ठीक है ना। तो फोर्ट शिलिंग नाम की जो जगह है, इसको सड़कों के साथ, थिम्पू के साथ जोड़ना, ये दंतक ने किया है। अच्छा, जब इंडियन पर्सनल्स दंतक के अंदर भूटान में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो बहुत सारे भूटानीज ने भी इसमें मेजर रोल प्ले किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट है उसको इंडिया ने ही एग्जीक्यूट किया है। और इन सब चीज़ों के चलते ही, इस प्रोजेक्ट दंतक जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते आज की डेट में इंडिया और भूटान के रिश्ते इतने अच्छे हैं। तो जो दंतक प्रोजेक्ट है इसने कहीं ना कहीं भूटान की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है। और क्या क्या चीज़ें करी हैं इस प्रोजेक्ट ने? तो पारो एयरपोर्ट का बनना, योनफुला एयरफील्ड का बनना, थिम्पू त्राशीगांग हाईवे का बनना, टेलीकम्युनिकेशन और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भूटान के अंदर बना है, शेरुप्से कॉलेज जो है भूटान का, कांगलुंग और इंडिया हाउस स्टेट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं भूटान के अंदर दंतक प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया ने ही बनवाई हैं। फिर दंतक प्रोजेक्ट ने भूटान के आउटस्कर्ट्स इलाकों में बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी बनवाई हैं। फिर भाई कहीं ना कहीं भूटानीज के लिए जो हाईवे स्ट्रक्चर्स बनाए गए उसमें बीच बीच में कुछ शॉप्स खोली गई जहाँ पे इंडियन डेलिकेसीज बनती, तो उसके चलते भूटान के लोगों ने इंडिया के खाने को भी इंट्रोड्यूस किया।
अगर आप फोर्ट शिलिंग से थिम्पू पे जाते हो तो बीच में तख्ती कैंटीन है, वहाँ पे ट्रेवलर्स रुकते हैं और उस तख्ती कैंटीन में बहुत सारे इंडियन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप कभी बाई रोड भूटान जाओगे तो आपको भी मिलेगी ये तख्ती कैंटीन। तो कहीं ना कहीं जो दंतक है इसने 6 डिकेट्स कंप्लीट किए हैं, भूटान ने 60 साल कंप्लीट किए हैं, और कहीं ना कहीं भूटान और इंडिया के रिश्ते को आगे भी ये लेके जा रहा है, और कहीं ना कहीं और प्रोजेक्ट्स भी इसके नाम के अंदर अभी भी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में, इंडिया भूटान के रिलेशंस में ये दंतक प्रोजेक्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब वैसे तो बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि इंडिया भूटान के रिलेशन के रिस्पेक्ट में आपसे फॉरेन पॉलिसी में कोई सवाल पूछा जाए, लेकिन अगर फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में इंडिया एंड इट्स इमीडिएट नेबरहुड का अगर सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए अगर पूछा जाता है, तो इन दैट केस इंडिया और भूटान में ये जो दंतक प्रोजेक्ट है इसको आप कोट कर सकते हो। इंडिया भूटान के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे पूछ दिया तो दंतक प्रोजेक्ट जैसे चीजें नंबर दिलवा सकती हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में रिलेशंस को अच्छा करने के लिए, ये चाइना के इम्पैक्ट को आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंडिया किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स बना सकता है, इस टाइप का अगर आपके सामने सवाल आता है या आपसे व्यू पॉइंट मांगा जाता है इंटरव्यू में भी, तो आप दंतक प्रोजेक्ट को कोट कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में मैं आपको एक राय दूंगा, जब भी आप किसी चीज को बोलना, याद रखो इंटरव्यू बहुत डायनेमिक होता है, किसी भी चीज का इंटरव्यू हो। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यूपीएससी का इंटरव्यू दो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में अपना एक एक शब्द बोलने से पहले बहुत सोचना, क्योंकि जो चीज आप मेंस के आंसर में लिख रहे हो ना उसके पीछे काउंटर क्वेश्चन नहीं पड़ेंगे, लेकिन इंटरव्यू में जो बोल रहे हो काउंटर क्वेश्चन पड़ेंगे। तो हो सकता है जिस ब्यूरोक्रेट के सामने आप दंतक प्रोजेक्ट बोलो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दंतक प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व रहा हो, तो वो आपसे और इंट्रिकेसीज पूछ दे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूजीलैंड एक्शन टू सेव माऊ डॉल्फिन्स। देखिए न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट पे माऊ डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो माऊ डॉल्फिन्स है स्मॉलेस्ट डॉल्फिन की सब स्पेशीज है ग्लोबली, और आज की डेट में केवल 63 माऊ डॉल्फिन्स बची हुई दुनिया में। और चूंकि केवल 63 माऊ डॉल्फिन्स बची हुई दुनिया में, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है माऊ 63। इसका काम क्या है, तो भाई इन माऊ स्पेशीज की डॉल्फिन्स को बचाना। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड की सरकार ने वर्ल्ड वाइड फंड और कुछ और फिशिंग कंपनीज के साथ मिलकर अंडर द इनिशिएटेड बाय दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माओ 63 एक ड्रोन को डेवलप करने की बात की है। और ये ड्रोन क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा और फाइंड करेगा माओ डॉल्फिन की आबादी को, माओ डॉल्फिन कहाँ मिलती हैं, कितनी वो बची हुई हैं, बाकी स्पेशीज से सेग्रीगेशन के आधार पर यह पता कर पाना कि भाई ये डॉल्फिन किसी और स्पेशी की है, ये डॉल्फिन माई है। ये काम करेगा ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। उनकी पॉपुलेशन को जान के हम क्या करेंगे, तो बेसिकली ये ड्रोन पता करेगा कि जो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन है, इसका हैबिटेट क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका पॉपुलेशन साइज क्या है, और इन सब चीज़ों के बेसिस पे माई डॉल्फिन्स का जो कंजर्वेशन एफर्ट है न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, उसको और हॉलिस्टिक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम इस ड्रोन में इम्बाइब किया जाएगा, मायू डॉल्फिन्स को दूसरी डॉल्फिन से सेग्रीगेट करने के लिए ये 90% एफिशिएंट होगा। यानी कहने का मतलब है ये बहुत आराम से पता करके 90% एफिशिएंसी से ज़्यादा पता करके ये बता सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर डॉल्फिन कोई दूसरी डॉल्फिन है या मायू डॉल्फिन है। माई डॉल्फिन पे क्या क्या खतरा है, तो कॉमर्शियल फिशरीज से इसको खतरा है। जो वेस्टर्न कोस्ट है न्यूजीलैंड का, वहाँ बहुत सारे कॉमर्शियल फिशर्स अपने ट्रॉलर्स लेके जाते हैं, तो इन ट्रॉलर्स में कभी कभी ये माओ डॉल्फिन्स फंस जाती हैं, मर जाती हैं। प्लस इन माओ डॉल्फिन्स में कुछ डिजीज भी फैली हैं, तो ब्रूसेलोसिस, टैक्सोप्लाज्मोसिस, इस प्रकार की डिजीज फैली हुई हैं माओ डॉल्फिन्स में। इनके पास फूड अवेलेबिलिटी भी कम है, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के चलते भी इन माओ डॉल्फिन्स को नुकसान पहुंच रहा है। 2014 में न्यूजीलैंड की सरकार ने एक और काम कर दिया। 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो इलाका है न्यूजीलैंड के वेस्ट कोस्ट पे, उस पर ऑयल ड्रिलिंग की परमिशन दे दी। और जब ऑयल ड्रिलिंग की परमिशन होगी तो नेचुरल हैबिटेट पे फर्क आएगा, तो इन माओ डॉल्फिन्स की जो आबादी है वो उसकी वजह से भी कम हुई। आज की डेट में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने माओ डॉल्फिन्स को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज का स्टेटस दे रखा है। तो ये जो माओ डॉल्फिन्स हैं ये पाई कहाँ जाती है, न्यूजीलैंड में। ये बात जरूर याद रखिएगा। इनको IUCN ने कौन सा स्टेटस दिया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज का स्टेटस दिया है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। अगर ये बीमारियां आप याद रख सको, ब्रूसेलोसिस और टैक्सोप्लाज्मोसिस, तो और बढ़िया है। हालांकि बीमारियां एक बार को नहीं याद रहेंगी तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ आप नहीं रट सकते हो, ऐसी हज़ारों इन्फॉर्मेशन हैं, कितना याद रखोगे। लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला है इसे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी के हेड में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ज़्यूरोंग, चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर। देखिए चाइना ने अपने फर्स्ट मार्स रोवर को नाम दिया है ज़्यूरोंग। ज़्यूरोंग मतलब ट्रेडिशनल फायर गॉड इन चाइना। मतलब कि चाइना ने ट्रेडिशनल फायर गॉड के नाम पे अपने इस रोवर को ज़्यूरोंग नाम दे के क्या बोला है
कि आगे आने वाले समय में चाइना बहुत से प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन करने वाला है और एक प्रकार की फ्लेम को इनफ्लेम कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार की आप कह सकते हो कि आग सी लगा रहे हो, और आगे आने वाले समय में चाइना बहुत सारे और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस करेगा। तो यहाँ पे ज़ीरोंग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये जो ज़ीरोंग है वो तियानवन 1 स्पेस प्रोब पे रखा गया है। ये मार्स ऑर्बिट में पहुंचा फरवरी 2021 में, और ये मार्स की सतह पे लैंड करेगा मई 2021 में। ठीक है, ज़ीरोंग के साथ चाइना दुनिया की तीसरी कंट्री हो गई है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कंडक्ट करवाई है मार्स पे। आप समझिए, आप इंडिया भी मार्स पे पहुंच चुका है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, लेकिन समझिए इंडिया का जो रोवर है वो मार्स की सतह पे नहीं उतरा है। इस बात को याद रखिएगा, इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है वो मार्स के ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन सतह पे लैंड नहीं हुआ है हमारा ऑर्बिटर। लेकिन यहाँ पे चाइना का ये जो रोवर है वो मार्स की सतह पे लैंड होगा। अब तक मार्स की सरफेस पे कौन कौन सी कंट्रीज ने लैंडिंग करवाई है? सोवियत यूनियन ने लैंडिंग करवाई है, यूएसए ने लैंडिंग करवाई है, और चाइना ने लैंडिंग करवाई है। ठीक है ना। रोवर किसने मार्स की सतह पे रखा है? तो सबसे पहली कंट्री जिसने कि मार्स की सतह पे रोवर रखा है वो है यूएसए, और चाइना दूसरी कंट्री होगी जो कि मार्स की सतह पे रोवर रखेगी अगर उसका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। वो जो रोवर मार्स की सतह पे उतार रही है चाइना, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ज़ीरोंग। ये नाम याद रखिएगा। इसका वजन है 240 किलो, सोलर पावर्ड है। ऑब्वियस ही बात है, सोलर पावर्ड ही होना पड़ेगा, बैटरी एक लिमिट से ज़्यादा वहाँ नहीं चल सकती। जो परसेवरेंस रोवर है नासा का वो भी सोलर पावर्ड है, और ज़ीरोंग भी यहाँ पे सोलर पावर्ड है। तो इस ज़ीरोंग में मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रॉक की कंपोजिशन को देखेगा, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, इसके पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार होगा। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। यहाँ पे तियानवन 1 की बात हो रही है। तियानवन 1 क्या है? तो तियानवन 1 स्पेस प्रोब है जिस पे रख के ज़ीरोंग को भेजा गया है। तो होता क्या है, चाइना से लॉन्च हुआ ये स्पेस प्रोब। ये प्रोब का काम होगा कि मार्स के ऑर्बिट में पहुंचे। एक बार ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया तो इस स्पेस प्रोब से निकलेगा ज़ीरोंग, वो ज़ीरोंग पहुंचेगा मार्स की सरफेस पे। तो ये काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तियानवन की बात की जाए तो तियानवन का एम है टू एनालाइज एंड मैप द मार्शियन सरफेस एंड लुक फॉर वाटर आइस एंड स्टडी द क्लाइमेट एंड सरफेस एनवायरनमेंट। काफ़ी हद तक ये वही काम कर रहा है जो यूएस का परसिवरेंस कर रहा है। जुलाई 2020 में तियानवन को लॉन्च किया गया था। इसमें ऑर्बिटर है, कैमरा है, लैंडर है, ज़ीरोंग रोवर है। 5 टन इसका वेट है तियानवन का। याद रखिएगा, ज़ीरोंग रोवर का वेट 240 किलो है, तियानवन का वेट 5 टन है। हैवीएस्ट प्रोब्स है आज तक का जिसको मार्स पे लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है वो लॉन्ग मार्च 5 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो लॉन्ग मार्च 5 हैवी विथ स्पेस व्हीकल है, हैवी मतलब स्पेस लॉन्च व्हीकल, ये कौन सी कंट्री का है? याद रखना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, रिसेंटली मार्स बहुत न्यूज़ में रहा है क्योंकि मार्स में 3 मिशंस भेजे गए हैं। दोनों मिशन इससे पहले जो भेजे गए हैं उसको मैंने कवर किया है। पहला है द होप ऑर्बिटर जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भेजा है। दूसरा है परसेवरेंस रोवर। इस परसेवरेंस में एक रोवर में एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। इसको मार्च 2020 में यूएस ने भेजा था। तो अभी 3 मिशन भेजे गए हैं। पहला मिशन होप ऑर्बिटर यूएई के द्वारा, दूसरा परसिवरेंस रोवर, और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। अभी ये दो अलग चीज नहीं है। परसिवरेंस रोवर जाके मार्स की सरफेस पे उतरा और इस रोवर के अंदर से निकला इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। और तीसरा जो मिशन यहाँ पे न्यूज में आ रहा है वो है तियानवन स्पेस प्रोब, और इसके अंदर से रोवर निकला, उसका नाम क्या है? ज़ीरोंग। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज, इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर। इंडिया तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है 2020 में। इंडिया के आगे केवल 2 कंट्रीज हैं, यूएस और चाइना। लेटेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर का डाटाबेस रिलीज किया गया है 2020 का सिप्री के द्वारा। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्री कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रही है, कंट्री वाइज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, रीजन वाइज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कॉन्टिनेंट वाइज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म्स का ट्रेड ग्लोबली कितना है, कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी फायर पावर है, ये सब सिप्री करता है। दुनिया भर में जो पैसा खत्म किया गया मिलिट्री का, उसका 39% पैसा यूएस ने खत्म किया, चाइना ने 13% पैसा खत्म किया, इंडिया ने 3.7% पैसा खत्म किया। यूएस ने टोटल 2020 में 778 बिलियन डॉलर्स खत्म किए अपनी मिलिट्री पावर पे। चाइना ने टोटल खत्म किए 252 बिलियन डॉलर्स। इंडिया ने खत्म किए 72.9 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे कम नहीं है। तीनों कंट्रीज के मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 के रिस्पेक्ट में बढ़े हैं। ठीक है ना।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पैंडेमिक था। इंडिया देखिए एक बार को शायद 2020 में अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर ना बढ़ाता, लेकिन आप याद रखिएगा कि 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंक्रोचमेंट कर रहा था चाइना। इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी नेशनल इमरजेंसी थी, हमारी सोवरेनिटी के ऊपर खतरा था, इसलिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो होना ही था और आगे भी होगा, क्योंकि जब तक हमारे बगल में चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। तो इंडिया की स्पेंडिंग 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 2.1% बढ़ी, चाइना की लगभग 1.9% बढ़ी, यूएसए की 4.4% बढ़ी। सिप्री ने यहाँ पे कुछ और आप कह सकते हो पैरामीटर्स दिए हैं। एशिया और ओशियाना में जो मिलिट्री स्पेंडिंग हुई है वो 2019 के रिस्पेक्ट में 2.5% ज़्यादा है और 2011 के रिस्पेक्ट में 47% ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए कि एक अनइंटरप्टेड ट्रेंड दिखा है एशिया ओशियाना में। 1989 से लेकर अब तक इस रीजन में जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ रही है। अगर आप बात करो चाइना और इंडिया की, तो एशिया और ओशियाना रीजन में चाइना और इंडिया ये दो मिलकर सबसे ज़्यादा मिलिट्री के स्पेंडर्स हैं। ओवरऑल अगर आप बात करो तो एशिया और ओशियाना रीजन में 62% ऑफ द टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर किसने किया है, तो इंडिया और चाइना ने किया है। इंडिया चाइना यूएस के बाद अगर बाकी टॉप स्पेंडर्स की बात की जाए मिलिट्री में, तो रशिया ने खत्म किए $61.7 बिलियन, यूके ने खत्म किए $59.2 बिलियन, सऊदी अरेबिया ने $57.5 बिलियन, जर्मनी और फ्रांस ऑलमोस्ट $53 बिलियन। जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो था $1981 बिलियन, या आप कह सकते हो कि $1.98 ट्रिलियन, जो कि 2009 के 19 के रिस्पेक्ट में 2.6% ज़्यादा है। यानी 2019 से 2.6% ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है पूरी दुनिया में, $1981 बिलियन, $1.98 ट्रिलियन। इस बात को ध्यान रखिए कि 2020 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल जीडीपी है, वो 4.4% से घटी है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा अक्टूबर 2020 का प्रोजेक्शन बोलता है आईएमएफ का। उसके बावजूद भी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2.6% बढ़ा है। तो कोविड-19 के पैंडेमिक का इम्पैक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे यहाँ नहीं पड़ा है। और जो दुनिया के सबसे बड़े 5 स्पेंडर्स हैं मिलिट्री पे 2020 में, उन्होंने 62% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है। कब? 2020 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स थे जनरल स्टडीज पेपर 2 में। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इन न्यूज़ से फायदा मिल रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।